किसी भी कार्यक्रम को शुरू करने से पहले हम सभी प्रार्थना करते हैं। वैसे ही रेजोनेंस की 23 साल पुरानी ये प्रथा और परंपरा है कि कोई भी काम वो जब शुरू करती है तो माँ सरस्वती का ध्यान करती है। माँ सरस्वती के सामने दीपक जलाने के लिए आई वुड लाइक टू कॉल आवर फाउंडर मिस्टर राम बाबू साहब और साथ ही साथ आवर डायरेक्टर मिस्टर सतीश सर, आवर संजय सर एंड आवर डायरेक्टर मिस्टर यश गुप्ता ऑन द स्टेज। से भी एक रिक्वेस्ट है, निवेदन है कि आप सभी भी अपने अपने जगहों से माँ सरस्वती का ध्यान करें। यहाँ पे जो भी बच्चे आए हैं कहीं न कहीं हमारे फैकल्टी टीम के और हमें द्वारा यानी मेरे द्वारा जो भी पॉसिबल होगा, जो भी आपको यहाँ पे करने की हम लोगों की जरूरत होगी फैकल्टी टीम को, और आपको कहीं न कहीं किया जाएगा बच्चे के लिए। इसीलिए मैं ये कहना चाहूंगा सभी पेरेंट्स से, आपको मैं ये आश्वासन देना चाहता हूँ यानी हमारी फैकल्टी टीम की तरफ से, जो यहाँ पे बच्चों को अगर आप दिए हैं तो ये ना सोचें जो हमारे बच्चे का प्रिपरेशन होगा कि नहीं होगा, किस तरीके से होगा, क्योंकि हमें जो है स्टार्टिंग से ही फर्स्ट डे से ही गाइडेंस किया गया है, गाइड किया गया है, जो कि कोटा सेंटर से लेक्चर प्लान हो गया, बहुत ही ऐसे कुछ हैं पॉइंट जो हम लोगों को बताया गया है किस तरीके से बच्चे को हैंडल करना है, किस तरीके से लेक्चर प्लान फॉलो करनी है, कैसे बच्चे को मोटिवेट करनी है। हर एक पॉइंट हम लोग बारी बारी से बच्चे को जरूरत के अकॉर्डिंग हम लोग फुलफिल करेंगे। अब हम लोग यहाँ पे बात करने के लिए आए हैं मेनली मैं केमिस्ट्री सब्जेक्ट के रिगार्डिंग, केमिस्ट्री का प्रिपरेशन कैसे करनी है, क्वेश्चन का लेवल किस टाइप का होती है। एक्चुअली है क्या ना, ओरिएंटेशन क्लास में मेनली ये डिस्कशन किया जाता है जो सब्जेक्ट का क्या उसका जो है रोल है, किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं, किस टाइप से प्रिपरेशन करनी चाहिए, यही मेनली ओरिएंटेशन क्लास में डिस्कशन किया जाता है। मैं ये बताना चाहूंगा जैसे टेंथ में तो सभी सब्जेक्ट होते हैं, मैथ, साइंस, हिंदी, संस्कृत, एसएसटी वगैरह, लेकिन 11th में आने के बाद मेनली दो स्ट्रीम होती है, यानी बायो पार्ट और मैथ पार्ट, यानी जेई डिवीजन और मेडिकल डिवीजन। लेकिन होता क्या है एक्चुअली में, जब बच्चे क्लास में आते हैं कहीं ना कहीं दो केमिस्ट्री ऐसा सब्जेक्ट है दोनों के लिए कॉमन है, और मैथ्स डिवीजन या बायो डिवीजन में बच्चे का इंटरेस्ट ज्यादा होता है। यही रीजन है जो आपको कहते हैं स्ट्रीम उसको माना जाता है। लेकिन जब बच्चे क्लास में आते हैं तो केमिस्ट्री का क्लास भी यानी फिजिक्स का क्लास भी दिया जाता है। तो एक समय ऐसा होता है बच्चे के माइंड में, जो मैं तो सेलेक्ट किया था मैथ्स या बायो, जो भी बायो के बच्चे हैं, नीट डिवीजन के बच्चे हैं वो बायो सेलेक्ट करते हैं, लेकिन पढ़ना पड़ता है केमिस्ट्री भी। मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि बहुत ही ऐसे टॉपिक होंगे, चैप्टर होंगे
जो स्टार्टिंग में क्या करते हैं ना, बहुत ही आपको फैक्ट याद भी करने होते हैं, और स्टार्टिंग में आपको कहीं समझने में बहुत ही डिफिकल्टी लेवल फेस करनी होती है, क्योंकि पुराने लिंक के भटके रहते हैं। क्योंकि जब अपन लोग 10th से 11th में मूव करते हैं ना, 10th का सिलेबस का लेवल नीचे यानी डाउन रहता है, और कंपटीशन यानी 11th 12th का जो सिलेबस होती है ना पूरा अप रहती है। जब हम लोग बैच स्टार्ट करते हैं तो कहीं ना कहीं हम लोग को पूरा मेंटेन करके चलते हैं। जैसे सर बोले, जो स्टार्टिंग में हम लोग फिजिक्स का ही बेसिक क्लास चलाएंगे, वही रूल वही कंडीशन हम लोग को भी फॉलो करनी है। बायो में भी है, केमिस्ट्री में भी है, मैथ में भी है, तो वो चीज हम लोग भी फॉलो करेंगे। और कहीं ना कहीं दोनों को कंबाइंड यानी कॉम्बिनेशन फॉर्म हो जाए, मिडिल पॉइंट हो जाए, जो 10th और 11th को लिंक करेंगे, जो बच्चे को समझने में इजी हो जाए, है ना। अब हम लोग आगे मूव करेंगे नेक्स्ट पॉइंट पे, क्वेश्चन। जैसे फिजिक्स में 50 क्वेश्चन होती है, सेम उसी तरह से केमिस्ट्री में भी 50 क्वेश्चन होती है। 35 जो है पार्ट ए में, जो कंपलसरी है, करना ही करना है, और 15 लास्ट पार्ट बी का जो पार्ट है क्वेश्चन है, उसमें से आपको ऑप्शनल है, जो 10 क्वेश्चन करनी है, 5 क्वेश्चन आप रिमेनिंग छोड़ सकते हैं। तो ये हो गया आपको कहीं ना कहीं क्वेश्चन का फॉर्मेट। फिर हम लोग नेक्स्ट मूव करेंगे। जैसे 10th में बहुत ऐसे बच्चे होते हैं, तो इंटरेस्ट किसी का ज्यादा, मैक्सिमम बच्चे का इंटरेस्ट होता है मैथ और साइंस में, और एसएसटी में इंटरेस्ट बहुत ही कम होते हैं। और पास को सभी को करना है सभी पेपर में, तो एसएसटी को क्या करते हैं, मैक्सिमम फैक्ट हम लोग याद करते हैं, जो कहीं ना कहीं बच्चे को अच्छे मार्क्स आ जाए और एग्जाम में रिजल्ट हो जाए अच्छा। सेम उसी तरह से मैं बताना चाहूंगा, फ्रॉम फर्स्ट डे जो केमिस्ट्री कैसे रखनी पड़ेगी। फैक्ट जो है बहुत एक्सेप्शन केस होंगे जो आपको याद रखनी पड़ेगी। कहीं ना कहीं याद रखने की हैबिट तो पहले से है, 10th से ही। बहुत बच्चे ऐसे होते हैं, जैसे क्लास चेंज होती है ना, तो चलो आप याद रखने की टेंशन खत्म, आपको मेनली समझना है और रिकॉर्ड करना है, आराम से रिजल्ट हो जाएगी। तो मैं वही बोलूंगा, बच्चे को याद रखने की हैबिट अभी छोड़ना नहीं है। केमिस्ट्री का 50% पार्ट ऐसा है जो आपको याद करने पे हेल्प करेगा और रिजल्ट में अच्छा होगा। अब सुनना, क्वेश्चन का जो लेवल जो होती है, मैं नेक्स्ट पॉइंट मूव कर रहा हूँ। 50% याद करने से आपका बेनिफिट क्या होगा। जैसे ही आपका नीट का पेपर मिलेगा या फिर जेई का भी पेपर मिलेगा, जेई के बच्चे हैं नहीं, वैसे मैं ड्यूली पॉइंट बोल देता हूँ, तो उसमें क्या होगा ना, बहुत ऐसे क्वेश्चन होंगे जो क्वेश्चन देखोगे विदिन 5 सेकंड आपको टिक आउट करना होगा, आंसर हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि आप याद कर रखे हो, बहुत ऐसे फैक्ट हैं, थ्योरी हैं, एक्सेप्शन हैं जो आप याद कर रखे हो, तो वहां से टाइम बचा करके केमिस्ट्री का जो कैलकुलेशन पार्ट होगा उसमें टाइम दे सकते हैं। और केमिस्ट्री में अगर जल्दी सॉल्व कर लिए तो फिर क्या होगा, फिजिक्स में आप टाइम दे सकते हैं। इसीलिए फैक्ट आपको याद रखना ही पड़ेगा। और मेन पॉइंट जो है, जो बच्चे आएंगे स्टार्टिंग में ना, आपको केमिस्ट्री समझने में थोड़ी डिफिकल्टी होगी, क्योंकि बहुत ऐसे पॉइंट है जो बेसिक आपको पहले से दिया नहीं गया है, जो कि सिलेबस में उतना नहीं रहता है। जो हम लोग क्या करेंगे, बहुत एग्जाम्पल लेंगे और बोलेंगे बेटा अभी आप याद कर लो, और आगे जा करके उसका हम लोग डेरिवेशन करवाएंगे या पॉइंट समझाएंगे, बेटा स्टार्टिंग में बोले तो याद कर लो, मान लो, और अभी देखो ये रीजन यहाँ पे है। तो कहीं ना कहीं आपको ये चीज मानना पड़ेगा, तो सर जो बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं, आगे प्रूव करा देंगे। सबसे बड़ी बात यह है, जब आप किसी टीचर पे, जैसे हम आप पे बिलीव करते हैं हमारे बच्चे करेंगे और अच्छा हर हाल में करेंगे, वैसे सबसे पॉइंट यही होगा आपके लिए, जो कोई भी टीचर है सामने, आपके सामने जो भी टीचर है उन पे बिलीव कीजिए, जो हाँ हमारे टीचर हैं, कहीं ना कहीं हमारे लिए अच्छे सोचेंगे और वो अच्छे करके हमें देंगे। क्योंकि टीचर का जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है बहुत ही
अच्छा होता है सेंटर पे, मेन सेंटर पे होती है। रेजोनेंस की जो भी फैकल्टी टीम यहाँ पे है ना, आपको कहीं ना कहीं कोटा सेंटर पे या फिर कहीं कहीं दूसरे किसी रेजोनेंस के सेंटर पे पढ़ाए होंगे, वही फैकल्टी टीम यहाँ पे अवेलेबल है। ये क्योंकि मैं यहाँ पे लगभग 15 डेज की हूँ, तो बहुत ऐसे पेरेंट्स के माइंड में एक क्वेश्चन आया है, जो फैकल्टी कहीं लोकल तो ना है। तो मैं आपको ये आश्वस्त करना चाहता हूँ, फैकल्टी टीम की रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी की पूरी कोटा सेंटर को है। जो मेन सेंटर हम लोगों का जो सेंटर है, रेजोनेंस का कोटा सेंटर है, उनका पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है फैकल्टी का रोटेशन करवाने में। तो इस चीज के लिए आप निश्चिंत रहें, जो आपके बच्चे के साथ गलत नहीं होगी। उसके बाद हम लोग यहाँ पे मूव करेंगे नेक्स्ट पॉइंट, जैसे लेक्चर प्लान और टेस्ट। बहुत ऐसे पॉइंट हम सुने हैं यहाँ पे, मतलब बच्चे का पॉइंट है, अच्छा पॉइंट है, पेरेंट्स का भी पॉइंट है, अच्छा है, जो हमारे बच्चे का बोर्ड कवर होगा कि नहीं होगा। तो मैं ये भी आश्वस्त करना चाहता हूँ पेरेंट्स को, आप बोर्ड के लिए चिंता ना करें। हम सभी फैकल्टी मेंबर अपने अपने सब्जेक्ट में बोर्ड को सिलेबस फॉलो करते हुए आगे नीट का सिलेबस पे हम लोग जाएंगे, एक एक टॉपिक हम लोग कवर करेंगे। इसीलिए हम बच्चे को बोलते हैं सेल्फ स्टडी के लिए एनसीईआरटी लेने के लिए। जब हम कोई चैप्टर स्टार्ट करते हैं, यही मेरा मेन रीजन है बोलने का। जो आप लोग ये भी ना, टेस्ट पैटर्न भी जो होगा यहाँ पे भी 12th के लिए मेनली आपका सब्जेक्टिव टेस्ट भी होगा, ऑब्जेक्टिव टेस्ट भी होगा। क्योंकि देखिए एक्चुअली क्या है ना, जो एनटीए का सिलेबस है, नीट का सिलेबस है, मेनली 12th को फॉलो करता है। सिलेबस सेम है, क्वेश्चन का लेवल चेंज है। ऐसे जैसे नीट का एग्जाम होती है तो उसमें क्या होता है ना, क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा हाई रहता है और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पे जब बोर्ड का एग्जाम होता है तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है, लेकिन कहीं क्वेश्चन का लेवल थोड़ा कम रहता है एज कंपेयर टू नीट, और सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी रहता है। तो उसी चीज को ध्यान में रख करके हम लोग भी यहाँ पे टेस्ट का जो पैटर्न है, जो कि स्टार्टिंग से यानी कोटा में भी ये फॉलो किया जाता है, यहाँ पे भी फॉलो किया जाएगा, टेस्ट दोनों पैटर्न पे होगी। उसके बाद हम लोग यहाँ पे एक पॉइंट डिस्कशन करेंगे। केमिस्ट्री में आपको स्टार्टिंग में समझने में डिफिकल्टी होगी, टाइम भी ज्यादा लगेगा आपको, नो डाउट ये आप कंफर्म हो जाइए। एग्जाम के समय में कम टाइम में केमिस्ट्री ही होगा तो आपको प्रिपरेशन अच्छा से हो जाएगा और स्कोरिंग सब्जेक्ट होगी। विदाउट केमिस्ट्री ना जेई का रिजल्ट हो सकता है, ना नीट का रिजल्ट हो सकता है। आपको कहीं ना कहीं केमिस्ट्री जो है ना, टाइम बचाएगा। स्टार्टिंग में आपको टाइम लेगा, लेकिन मेरे एग्जाम के समय में टाइम बचाएगा। इसीलिए आप लोगों को जो अभी टाइम चाहिए वो टाइम देना पड़ेगा और प्रॉपर तरीके से टीचर्स को फॉलो करनी पड़ेगी। क्योंकि यहाँ पे जो भी टीचर हैं एक्सपीरियंस फैकल्टी हैं और कोटा सेंटर पे क्लास ले रखे हैं, एचओडी से अप्रूव कर दिए हैं, मतलब अप्रूव कर चुके हैं, जो हाँ किसी भी सेंटर पे जाएंगे तो अच्छा करेंगे, तभी वो फैकल्टी को सेंटर पे भेजा जाता है। इसलिए आप निसंदेह आप बिलीव करके आप आगे अपना जर्नी स्टार्ट कीजिए। नेक्स्ट हम यहाँ पे पॉइंट करेंगे डिस्कशन, जो पेरेंट्स के रिगार्डिंग है। जब बच्चे कोचिंग ज्वाइन करते हैं तो सभी बच्चे के माइंड में भी रहता है जो हमारा मार्किंग स्कोर जो अच्छा हो, 90+ हो। देखिए मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगा, ये 10th की एग्जाम नहीं है, ये 12th बोर्ड की भी एग्जाम नहीं है, ये कहीं ना कहीं फुल्ली कंपटीशन की एग्जाम है। तो आप उस हिसाब से सोचेंगे जो हमें 90% या 95% बच्चे का मार्क्स आए वो पॉसिबल नहीं है, नहीं आता है। एक्सेप्शन एक दो बच्चे ऐसे होते हैं, ला लेते हैं, अलग चीज है। मैं एक जनरल पॉइंट रख रहा हूं। तो जैसे जेई की बात करूं तो जेई में 30 से 40% की रिजल्ट हो जाती है, आईआईटी एनआईटी कॉलेज मिल जाती है। बट नीट के सिनारियो में थोड़ा सा चेंजिंग है। नीट में आपको क्या है ना, 75
प्लस 75% प्लस रिजल्ट आनी चाहिए, 80% आनी चाहिए, 85% आनी चाहिए। अगर स्टार्टिंग में बच्चे को कम मार्क्स भी आ रहा है तो पेरेंट्स से यही मैं बोलूंगा कि आप स्टार्टिंग में बच्चे को फोर्स ना करें। हाँ, आप बोले कुछ बच्चे गलत कर रहे हैं तो आप उनको सजेस्ट करें, ना कम आ रहा है थोड़ा सा ध्यान दो, टीचर से मिलो, इतना है, जरूरी भी है करना। लेकिन एक होते हैं ना जो बहुत पेरेंट्स, आपको 10th में इतना अच्छा आ रहा था 11th में क्यों नहीं आ रहा, तो यही मैं बोलना चाहूंगा क्योंकि सिलेबस पूरा डिफरेंट है, पैटर्न भी डिफरेंट है, आपको उस टाइप का मार्क्स चाहिएगा जो आएगा वो नहीं आएगा। तो कहा नीट में थोड़ा सा है जो क्वेश्चन का लेवल लो रहता है एज कंपेयर टू जेई, तो वही है, अच्छा से आपको अपना बेस्ट करनी है और परफॉर्मेंस धीरे धीरे अप कर जाना है, हो जाएगा ये। स्टूडेंट के लिए ये पॉइंट है जो मैं बोलने वाला हूँ। बहुत ऐसे बच्चे होते हैं जैसे ही बच्चे का परसेंटेज नीट में है, यानी जो हम लोग टेस्ट लेते हैं उसमें एक बार आ गया अच्छा मार्क्स, मान के चलो 45 क्वेश्चन आता है, तो उसमें अगर किसी का 35%, 38% सही हो गया तो वो अपने आप को होता है ना जो हाँ बस हो गया मेरा, अब यहीं से हो जाएगा, ये ना समझें। आपको कॉन्स्टेंटली मेहनत करनी है और जो आप रिजल्ट एक सिक्योर किए हो वो आपको कहीं कहीं मेंटेन रखनी है। अब ऐसा ना हो जाए कभी 40 क्वेश्चन सही हो गया, अब सेकंड टेस्ट हो रही है उसमें 20 क्वेश्चन पे आ जाए, उस कॉन्स्टेंटली को ध्यान में रखना है और आपको कहीं ना कहीं रिजल्ट को मेंटेन करनी है और आगे बढ़ानी है, ना कि उसको कम करनी है। जैसा ही कम हो रही है रिस्पेक्टिव टीचर से आप मिलें, आप पूछें जो हाँ हमारा परफॉर्मेंस डाउन हो रहा है तो क्यों डाउन हो रही है, सर हम इतना मेहनत करते हैं या फिर हमें इस सब्जेक्ट में कहाँ कमी रह गई, हमें आप गाइड कीजिए। टीचर आपके साथ बैठेंगे, बात करेंगे, सभी पॉइंट पे डिस्कशन करेंगे। उसके बाद एक मोर पॉइंट है, हो सकता है पेरेंट्स को ये लगेगा जो सर क्यों बोल रहे हैं, मोबाइल का अट्रैक्शन। बहुत ऐसे बच्चे हैं मोबाइल बहुत ही ज्यादा यूज करते हैं, है ना, जो कि पेरेंट्स का ये फर्स्ट कंप्लेन यही रहता है हमारे बच्चे मोबाइल बहुत ही ज्यादा यूज करता है। उसके रिगार्डिंग मैं पॉइंट बोलना चाहूंगा। कहीं ना कहीं अगर आप एक्चुअल में रिजल्ट लेना चाह रहे हैं फर्स्ट अटेम्प्ट में तो मोबाइल से थोड़ा दूर रहें। दूर रहने का मतलब मेरा ये भी फैक्ट नहीं है कहना जो आप यूज ही ना करें, आप एक प्रॉपर वे में उसको यूज कर रहे हैं, जितना जरूरी है उतना ही यूज कर रहे हैं तब आपके लिए अच्छा है। लेकिन आजकल के बच्चे करते क्या है ना, मिल रहे पेरेंट्स को बोलते हैं हम पढ़ रहे हैं, ना कॉपी सामने रखा है ना पेन सामने रखा है। अब कोई भी सब्जेक्ट ऐसा नहीं है जो देखते देखते आपका पूरा समझ में आ जाएगा बिना कॉपी पेन का यूज किए हुए। लेकिन आजकल के बच्चे ऐसे होते हैं, बहुत ऐसे जहां पढ़ रहे हैं माइंड में जो चल रहा है जहां ये ऐसे हो गया, ये ऐसे हो गया, ये टॉपिक ऐसे हो गया, लेकिन उससे कुछ नहीं होता है, आप जैसे तो वैसे ही रह गए। जब भी आप मोबाइल का यूज करें, क्वेश्चन देख रहे हैं, कोई टॉपिक देख रहे हैं तो पेन कॉपी सामने रखें, उसको यूज करें। लेकिन मैं ये पॉइंट डिस्कशन करना चाहूंगा, आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगा, आप टीचर पे बिलीव करके टीचर के क्लास में अटेंड तो कीजिए, पूरा एक एक सब्जेक्ट पे बात तो कीजिए, एक एक पॉइंट पे टीचर से बात तो कीजिए, जो चैप्टर जब चल रहा है उस पर आप ध्यान दीजिए ना, हो गया उतना ही काफी है आपके लिए, अपना मोबाइल का यूज ही नहीं पड़ेगा। क्योंकि जब ऑफलाइन क्लास क्यों आपको यहाँ पे ऑफर किया गया है, आपके पेरेंट्स इतना मेहनत करके इतना कहीं कॉस्टली हॉस्टल फी होती है, क्यों दिया गया है मोबाइल देखने के लिए। आप जो क्लास में आ रहे हैं, जो भी क्लास में डिस्कशन किया जाता है, डाउट्स होती है, हैंड रेज करके टीचर से पूछ लीजिए, उसके बाद डाउट सेशन लगे हैं आप डायरेक्ट वहां पे भी आके पूछ लीजिए, तो आपको मोबाइल का ज्यादा यूज पड़ेगा ही नहीं, ठीक ना। तो ये पॉइंट जो है कहीं कहीं बच्चे सोच रहे होंगे सर लास्ट पॉइंट जो है ना बहुत ही गलत बोल दिए मेरे लिए, तो वैसा ना सोचे, क्योंकि देखिए ये बोलने का रीजन यही है, जो आप अच्छा करोगे तो कहीं कहीं हमें भी अच्छा लगेगा। आज हम लोग इतना दूर से आए हैं, सर बेंगलोर सेंटर पे थे, महेंद्र सर कोटा सेंटर पे थे,
मैं खुद कोटा सेंटर के बाद हरियाणा भेजा गया, हरियाणा के बाद फिर यहाँ भेजा गया। डिफरेंट सेंटर से फैकल्टी को यहाँ क्यों भेजा गया है? कहने में समस्तीपुर जो बिहार की धरती है, जो है उनको और अच्छा करना है। बिहार में जैसे पटना है, बिहार की राजधानी है, आपको सबसे युवा IIT बिहार की धरती से ही है। आपको सत्यम राज जो था, आपको सबसे युवा IITian है, जो 13 साल के उम्र में ही IIT कॉलेज पहुंच गया था, जो कि आज तक ऐसा कोई नहीं किया। ये सब भी कहीं ना कहीं एक रूल है, जो कम एज में भी आपको कोर्ट के परमिशन के बाद आप जा सकते हैं। तो मैं वही कहना चाहूंगा, बिहार में ऐसा ये जो है ना, आपको बहुत ही बच्चे ऐसे होते हैं जो मेहनती होते हैं, एक प्रॉपर गाइडेंस की कमी होती है। उसी गाइडेंस को फुलफिल करने के लिए, प्रॉपर गाइड करने के लिए कहीं कहीं कोटा सेंटर हम लोगों को सिलेक्ट किए हैं और एक प्रॉपर गाइड में करें और बच्चे को अपने मुकाम तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे हम लोग। तो यही है, और आप लोग लास्ट में यही बोलूंगा, फिर वही पॉइंट जो टीचर पे बिलीव करके और मेहनत करें, जो भी सपोर्ट होगी आपको दिया जाएगा, चाहे वो सब्जेक्ट की रिगार्डिंग हो, मोटिवेशन की रिगार्डिंग हो, क्योंकि हम लोग क्लास में बच्चे को फेस एक्सप्रेशन से ही भाप लेते हैं, बच्चे को मैथ में क्या चल रहा है, बहुत ऐसे पॉइंट पर बात कर लेते हैं। तो वो सब चीज हम लोग क्लास में भी हो या फिर एक्स्ट्रा एक्टिविटी, मोर पॉइंट एक्स्ट्रा एक्टिविटी में, जैसे यहाँ पे भी क्विज कंपटीशन होगा, जैसे बहुत ऐसे होते हैं ना मेमोरी बेस्ड कंपटीशन, कितना चीज आप याद रख पाते हो, तो हम लोग सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग भी हम लोग कंपटीशन करवाएंगे। जो इससे क्या होगा, बच्चे के माइंड में एक कंपटीशन का व्यू आएगा, जो हाँ हमें इस पे ज्यादा फोकस करनी है, ये बच्चे अगर बोर्ड पे आ सकते हैं, प्राइज उनको मिल सकता है, तो हमें क्यों नहीं। तो ये चीज भी कहीं ना कहीं यहाँ पे होगी। जैसे आपको चेस हो गया, क्योंकि मेमोरी के लिए अच्छा है, कहीं बिल्डअप होती है, याद करने की क्षमता, वो सब भी यहाँ पे एक्स्ट्रा एक्टिविटी में आपको करवाया जाएगा। मेनली हम लोगों को बस यही मकसद है, जो आप जिस सपना से और जिस सोच से यहाँ आए हैं उसको फुलफिल करना। थैंक यू। अब बात करते हैं रेजोनेंस की, मोटिव की, चाहिए जिनका ये सपना समस्तीपुर के बच्चों के लिए है। सो प्राउडली इनवाइटिंग आवर डायरेक्टर ऑन द स्टेज फॉर फ्यू वर्ड्स ऑन हिज ड्रीम। जोरदार तालियों से स्वागत करें हमारे डायरेक्टर यस सर। यही था कि रेजिडेंट बच्चे की तरफ से, गार्जियन की तरफ से बैच कब स्टार्ट होना है। तो ये कुछ थोड़ा डिले हो गया था, उसके ड्यू टू सम रीजंस लाइक स्टडी मटेरियल्स थोड़ी देरी हुई थी, और इसके रिगार्डिंग आपको इंफॉर्मेशन प्रॉपर्ली नहीं। वी आर गोइंग टू स्टार्ट द बैच फ्रॉम टुमारो 8। सो अब रहा कि रेजोनेंस समस्तीपुर में कैसे प्लान किया गया, क्यों आया। इससे पहले तो मेरे ख्याल से कोई भी ऐसे इंस्टीट्यूट थी की ओर ध्यान दे, बस बिजनेस की ओर सोचते थे यहाँ पे जो भी इंस्टीट्यूट एट एग्जाम। तो रेजोनेंस यहाँ पे आया है, तो इसका बेसिकली क्या मकसद है और बच्चों के लिए कैसे ये फायदा करेगा और पेरेंट्स को भी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं स्टार्ट करता हूँ पेरेंट्स से। अब क्या है कि आज के सिनारियो में बेसिकली पेरेंट्स मेडिकल और इंजीनियरिंग के लिए जाते हैं, तो रेजोनेंस उसके लिए ओपन है। तो अब क्या है कि नीट जो कल से स्टार्ट हो रहा है हमारे बैचेस, तो यहाँ पे हर एक फैसिलिटीज दी जाएगी जो बच्चों को बाहर में दिया जाता है। अब समस्तीपुर में वही सारी चीजें मिलेंगी। आपको कोटा के फैकल्टीज यहाँ अवेलेबल है जो एग्जिस्टिंग रेजोनेंस में पढ़ा रहे थे कहीं ना कहीं कोटा में या दूसरे शहरों में, तो वो सारे आकर के समस्तीपुर में ही रह करके बच्चों को पढ़ाएंगे। तो यहाँ पे क्या क्वालिटी वाइज में एजुकेशन में के क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। और रही बात बच्चों की, तो बच्चे अब अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं, सर लोग की गाइडेंस में कर सकते हैं। तो उन्हें प्रॉपर गाइड किया जाएगा तैयारी कैसे करते हैं, किस तरीके से करते हैं, ताकि उनको जो रिजल्ट चाहिए होता है, उनका जो सपना होता है डॉक्टर इंजीनियर बनने का, वो सपना सच हो सके। तो बेसिकली क्या होता है कि सपने एक दो दिन में सच नहीं होते, इट टेक टाइम्स।
इवन जो हमारा हार्डवर्क होता है वो दिखता नहीं है, वो सम टाइम पॉइंट जब रिजल्ट आते हैं तो वहां पे हमें हार्डवर्क दिखता है। तो इसके पीछे का जो ड्यूरेशन होता है ना, इसमें हर एक पर्सन का रहता है कि वो रिजल्ट के लिए इच्छुक रहते हैं। तो इसके लिए क्या है कि पेरेंट्स का भी इसमें इन्वॉल्वमेंट होता है, इवन बच्चों का भी इन्वॉल्वमेंट रहता है, इवन हमारे टीचर्स का भी इन्वॉल्वमेंट रहता है, इवन हमारे जो मैनेजमेंट के स्टाफ है उनका भी इन्वॉल्वमेंट रहता है। तो क्या हम कंप्लीट ये एक चीज फोकस करते हैं हमारे बच्चों के रिजल्ट के लिए। तो ये सिर्फ बच्चे और टीचर के नहीं, कंप्लीट इवन पेरेंट्स का भी इसमें बहुत हाथ होता है। सारी चीजों को मिला करके हमें एक फ्रूटफुल रिजल्ट मिलता है। तो हमारा यही एम है रेजोनेंस समस्तीपुर का कि हम लोग मिल के मेहनत करेंगे, हर एक डाउट्स को सॉल्व करेंगे, जब भी आए कभी भी आए वो उसके लिए तैयार है और वो सारी चीजें बच्चों को प्रोवाइड किया जाएगा। तो यही है रेजोनेंस समस्तीपुर को यहाँ पे रेजोनेंस को समस्तीपुर में लाने का मकसद और शिक्षा को प्रमोट करने के लिए। तो बस इतना ही कहना चाहूंगा। दैट्स इट फॉर टुडे एंड थैंक यू। पूछना हमारे टीचर से, हमारे एजुकेशन रिगार्डिंग कोई भी पॉलिसी जाननी हो, इस चीज के लिए हम लोग महेंद्र सर को ऑन स्टेज बुलाएंगे ताकि वो Q&A सेशन हैंड ओवर करें। कुछ बताने के बाद एक सवाल जो हो रह गया, बेटा तब याद है मेरे को वापस, पेरेंट्स या स्टूडेंट मन में ये रह जाता है कि अगर नीट नहीं हुआ तो पहली बार तो पे जाना ही नहीं, हमें क्लियर करना है। नहीं हुआ तो बहुत सारे ऐसे कोर्स प्लान होते हैं जहाँ पे आप लोग अपील कर सकते हैं, इनकी डिटेल हम लोग फर्दर जब ओरिएंटेशन फिर कभी करेंगे तब उस पर डिस्कस करेंगे। अभी ये है कि सारे फैकल्टीज ने अपने बारे में बताया, अपना एक्सपीरियंस बताया। अभी टर्न आपके पास है, स्टूडेंट पेरेंट्स के पास है कि आप कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ भी पूछना चाहिए। अभी नहीं पूछ रहे, एक महीने बाद रिजल्ट आएगा तो जरूर पूछेंगे, हाँ बताइए हमारे बच्चे में 5% 10% कहीं ना कहीं इम्प्रूवमेंट है या वो डाउनफॉल जा रहा है। इससे बेनिफिट ये कि जब तक आप लोग और हम लिंक में नहीं चलेंगे, कहते हैं कि एक तरीका होता है, सब चीजें जब जुड़ी होती है ना तो अच्छा लगता है। बच्चा पढ़ रहा है, आपने एडमिशन करा दिया, हम पढ़ा रहे हैं, अगर हम तीनों मिलके उससे पूछेंगे नहीं, उसको समझाएंगे नहीं, तो हमें पता नहीं चलेगा कि कहाँ कमी रह गई। उस कमी को सुधारने के लिए हमारे पास पूरा 1 ईयर जो पढ़ा है इसमें काम करेंगे। कुछ तो पूछना चाहिए। फिजिक्स हार्ड लगती है, केमिस्ट्री समझ में नहीं आती, बायो तो ऊपर से जाती है। हाँ सर आइए आइए, गुड। आइए बताइए अपने बारे में और पूछिए क्या। मेरा नाम है विक्रम कुमार, मैं बिहार बोर्ड से 12th किया हूँ और हमको नीट करने का बहुत ही मन था, जो डॉक्टर बने, MBBS क्वालिफाई करने। लेकिन हमको जितना भी यहाँ गांव में लोग रहते हैं वो सब शहर में कोटा चले जाते हैं, लेकिन हमारे पास इतना पैसा नहीं है जो कोटा जा पाए। तो समस्तीपुर में सोचे यहाँ पे पढ़ने से हमको नीट क्वालिफाई हो जाएगा। ये हमको कैसे मतलब हमको कैसे ये लगेगा कि यहाँ पे पढ़ने से हमको नीट क्वालिफाई करने के लिए जो परेशानी होगा, परेशानी को कैसे हल करेंगे और हमारा जो डाउट होगा सब क्लियर करेंगे। जितना भी डाउट है, जैसे हमको फिजिक्स हार्ड लगता है, केमिस्ट्री समझ में नहीं आता है, ये सब करना कि हमको कैसे नीट क्वालिफाई करेंगे और MBBS कॉलेज जितना भी अच्छा से अच्छा कॉलेज है उसको ज्वाइन करेंगे। थैंक यू। आपने एक ही बार में यहाँ का बच्चा कोटा पहुंचता है नीट करने के लिए, तो हमें यहाँ पे नीट कर रहे हैं तो हमें कैसे बिलीव करें आपके सिस्टम पे, या कि यहाँ जो टीम आ रही है कि हमें नीट क्वालिफाई कर जाएंगे। तो सिस्टम तो ये है कि अगर आप कोटा पहुंचेंगे तब भी मेहनत करनी है, यहाँ कोटा की टीम आई है या मान लीजिए रेजोनेंस यहाँ पहुंचा है तब भी मेहनत करनी है।
दूसरा, किसी को कोई भी सब्जेक्ट हार्ड लग सकता है, मुझे भी एक टॉपिक हार्ड लग सकता है। इवन पूरे दिन में कोई एक ऐसी एक्टिविटी आ जाती है कि मुझे लगता है कि यार मुझसे नहीं हो रहा, उसके लिए क्या करते हैं हम लोग? प्रैक्टिस। प्रैक्टिस करेंगे तो परफेक्शन आएगा। परफेक्शन लाने के लिए क्या करेंगे? इनका तीसरा क्वेश्चन था कि हमें डाउट आए तो क्या हुआ। तो डाउटिंग के लिए क्या है कि हमारे पास जो क्लासरूम में आपको टीचर पढ़ा रहा है वही आपके डाउट सेशन ले रहा है, तो जो उसका पढ़ाया और वही आपके डाउट सॉल्व करे, तो क्लासरूम के अंदर, क्लासरूम के बाहर हमारे पास ये कि यहाँ पे कितने बच्चे हैं, मैक्सिमम हमारी जो हमने एक प्लानर रखा है, मैक्सिमम हम लोग किसी भी बेच में 30 स्टूडेंट के ऊपर नहीं रखते। कोटा पहुंचेंगे तो एक ही क्लासरूम में 200 प्लस भी बैठे, तो 200 प्लस को 1.5 एन आवर मीन्स 45, लगभग 1.5 घंटे में वो पेरेंट्स, वो टीचर उतना उनको पढ़ाने जाएगा, उनको पर्सनली जानने का मौका ही नहीं मिलता। दूसरा, वहां पे टीचर पढ़ाने को ही ओवर आ रहा है, डाउट हैंडलिंग के लिए उनके पास जो डाउट काउंटर होते हैं वहां पे टीचर मिलता कोई और, क्योंकि वहां पे इतना लोड होता है, इतना कि उसका फ्रीक्वेंसी में क्लासें लेक्चर रहती है। तो जब यहाँ पे बच्चे हमारे पास 30 रह गए, हमें उन बच्चों से पर्सनली कनेक्ट होने का चांस मिलता है। हमें उन बच्चों में क्या उनका स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स क्या है, वीक पॉइंट्स क्या है, वो हमें सीखने को मिलेगा। हम उनके वीक पॉइंट पे वर्क करेंगे, ठीक है। तो कुछ यही कह सकता हूँ कि हाँ, एक जगह तो फेथ दिखाना पड़ेगा। सही बात आपने कहा था स्टार्टिंग में कि मुझे नीट करना है बट मैं कोटा नहीं जा सकता बिकॉज ऑफ कि पैसा नहीं है। तो अब जब टीम यहाँ पे है, तो जब हम यहाँ एडमिशन ले सकते हैं तो अपने शहर से दूर क्यों जाएंगे? वहां जाके भी पढ़ना है, यहाँ रह के भी पढ़ना है, वहां घर वालों से अलग रह के पढ़ोगे, हॉस्टल में भी रहोगे, कोचिंग में भी जाना है, टेस्ट शेड्यूल भी पूरा करना है, कहीं ना कहीं पैक करना है। तो उसको थोड़ा इजी रह गया यहाँ रह के कि हाँ पेरेंट्स के साथ है, पेरेंट्स हमारा केयर कर सकते हैं, कोचिंग में टीचर है वो आपकी प्रॉब्लम को सोल्व आउट कर सकते हैं। तो ये तो अपने लिए अच्छा है ना कि हाँ हमारे शहर में हमें कोई मिला है जो हमारे लिए एक इनिशिएट लेने जा रहा है कि हम लोग तैयार हैं आपके साथ इस फील्ड में उतरने के लिए। बस एक फेथ, बिलीव जो सर ने कहा था वो दिखाना हो, और बिलीव हम करते हैं। हमने स्कूल को भी बिलीव किया है, हर जगह करते हैं, किसी सेक्टर में देख लो बिलीव करते हैं कि हाँ कि ये आए तो अच्छा करें। और कोई पूछते हैं, ऐसा पूछना जरूरी है। तो मैंने पूछा तो अच्छा भी लगा कि हाँ कुछ पॉइंट्स हैं मन में, बाकी बाद में पूछेंगे जब क्लास में होगी। चलिए बताइए आप। कोई भी नहीं? पेरेंट लोग के दिमाग में कोई क्वेश्चन या कुछ ऐसा? रेस्पेक्टेड पेरेंट्स, पेरेंट्स का तो एक ही क्वेश्चन होता है कि हम अपने बच्चे के लिए बेस्ट करना चाहते हैं, और वो करते हैं, चाहे वो कोई भी हो, करते हैं। उनका काम है कि वो अपने बच्चों को उस सीढ़ी तक लाके छोड़ते हैं कि बेटा यहाँ से अब आपको स्टार्ट करना है। अब उसको बनाए रखने का काम तो उन बच्चों का है, थोड़ा टीचर का है, और वो पेरेंट्स सपोर्ट करते हैं। ये पेरेंट्स का सपोर्ट ही है जो इतने बच्चे यहाँ बैठे, जिन्होंने बिलीव किया कि हाँ एक सिस्टम आया है, उस पर बिलीव करके देखो। जी सर, प्लीज सर। बच्चे लोग को सुबह का बैच लेना चाहिए या शाम का? जी मैं बताता हूँ सर। बैच अकॉर्डिंग टू द शेड्यूल ये होता है कि मॉर्निंग और इवनिंग दोनों ही चलते हैं। जैसे हमारा कोर्स प्लानर, हम थोड़ा सा एक्सपोज कर दूं। हमारा कोर्स प्लानर है कि हमने मॉर्निंग में रखा है 12th के बच्चों को, रिपीटर्स के बच्चों को, 11th के बच्चों को हमने रखा है सेकेंड हाफ, मतलब कि 1:30 के बाद, 1:30 से 5:30 तक बच्चे यहाँ आएंगे। क्यों रखा है? इसके अलावा इसलिए रखा है कि उन बच्चों को 12th और रिपीटर जो बच्चे हम कहते हैं उनके पास एक साल है, उस एक साल में 11th भी पढ़ना है, 12th भी पढ़ना है, तो उनको थोड़ा सा फास्ट चलना पड़ेगा। 11th में क्या है कि बच्चा नया है, तो उसको कुछ बच्चे स्कूलिंग भी जाते हैं, इसलिए हमने उसका सेकेंड हाफ रखा है। जो नहीं जाते उनके लिए कि हाँ कि वीक में 4 to 5 डेज हम क्लास प्लान करते हैं, बच्चा इजीली पढ़ भी पाएगा,
हमसे मिल भी पाएगा, समझ भी पाएगा और आपको टाइम दे पाएगा कि हाँ मेरे पास इतना है। तो कोर्स टाइमिंग तो वही है कि सबका अलग रखना पड़ता है। एक साथ टाइमिंग चलाने के साथ बहुत कुछ हो जाता है कि हाँ यहाँ पे भी बैठना है, यहाँ पे भी बैठना है, यहाँ पे भी बैठना है। ऐसे उस बच्चों को क्या लगेगा कि हाँ सर सिर्फ हमारे लिए डेडिकेटेड। जब 11th आएगी तब 11th है, तो 11th से मिलने के लिए हमारे पास सारी टीम वहीं रहेगी। जब 12th आएगी तो 12th के लिए है। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं ना कि उन बच्चों को हम ज्यादा टाइम दे पाए। फिर भी हम कोशिश करेंगे जैसे इन फ्यूचर, जैसे कि अभी तो स्टार्ट है, मई में और आगे जब और बच्चे आएंगे तो प्लानर और भी चेंज हो सकता है, टाइमिंग और दे सकते हैं एक्स्ट्रा। तो वो तो टाइम तो मैनेज हो जाता है, क्योंकि अपन यहाँ तो सुबह ऐसे घर की बात करें तो ये कह सकते हैं कि बच्चों को हम सुबह बुला लें, दोपहर तक फ्री हो जाए आ जाए। बट कहीं भी देख लीजिए कोचिंग में वो सिस्टम, वो बैच अपने अकॉर्डिंग बना के देता है, बच्चे को उस टाइम में वहां पहुंचना हो। बड़ी बड़ी कोचिंग में क्या होता है कि एक बताया था ना कि एक रूम में 200 प्लस बच्चे बैठते हैं, सुबह 8:30 क्लास है, वो बच्चा घर से 7 बजे निकल जाता है, उसको पहुंचना होता है, आगे बैठना होता है। तो उसको पता है 200 वाले में सबसे पीछे नंबर आएगा, मुझे दिखेगा ही नहीं, सर क्या समझा रही है, इतनी आवाज भी होगी, सब कुछ होगा। तो वो सब फ्रीक्वेंसी हम मैच करके चलेंगे कि हाँ बच्चों को बेनिफिट ही होगा। और मैनेजमेंट की स्पेशली थैंक्स कि उन्होंने संडे को चूज किया कि पेरेंट्स आ सके। वरना क्या होता है कि वर्किंग डे में किसी भी जगह चले जाओ, वर्किंग डे में रखते हैं, ओरिएंटेशन हो, पीडीएसएम हो, तो कुछ पहुंच पाते, कुछ नहीं पहुंच पाते। तो पहुंच पाए तो उनको पता लगा कि हाँ टीम है, तैयार है, सारी यंग है, पढ़ा रहे हैं, बस मौका है कि मौका मिलेगा। और वो चांस ही कि आप दीजिए मौका, अच्छा करके अच्छा आगे बढ़ेंगे। थैंक यू सो मच। Thank you so much, sir. Thank you so much, sir. At last, we will request our co-director to come on stage. गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। सबसे पहले मैं पेरेंट्स को धन्यवाद देना चाहूँगा जो उन्होंने अपना कीमती समय निकाल के ओरिएंटेशन में आए, अपने फैकल्टी मेंबर जिन्होंने काफ़ी सारी अच्छी बातें की स्टूडेंट्स के लिए, और मैं चाहूँगा कि आप अपने लिए एक बार जोरदार ताली से स्वागत करें कि आपने कीमती समय निकाला। ये फेथ दिलाना चाहता हूँ कि एज ए रेजोनेंस समस्तीपुर ब्रांच जो बेस्ट टू बेस्ट है वो करना चाहेगी, क्योंकि हमारे जो बेस्ट फैकल्टी मेंबर हैं वो बेस्ट एजुकेशन देंगे और जो स्टूडेंट्स हैं वो बेस्ट एफर्ट करें। कहीं भी प्रॉब्लम हो सर से डिस्कस कर सकते हैं। तो जो बेसिक पैटर्न है वो ये है कि हमारे स्टडी मटेरियल जो है वो बेस्ट फैकल्टी के द्वारा बनाया हुआ है। इसके अलावा जो डाउट क्लासेस हैं, डीपीपी हैं और रेगुलर टेस्ट हैं, इन चारों प्रोसेस से बच्चे का बेस्ट टू बेस्ट हम करने की कोशिश करेंगे। पेरेंट्स का फाइनली ये एम होता है कि मेरा बच्चा कर पाएगा नीट या नहीं कर पाएगा। तो मैं ये बिलीव दिलाता हूँ कि हमारे बेस्ट फैकल्टी हैं और वो बेस्ट टू बेस्ट एजुकेशन देने का कोशिश करेंगे। इट मीन्स मैं ये कह सकता हूँ ये एक 50-50 प्रोसेस चलेगी। 50% हमारे फैकल्टी बेस्ट कोशिश करेंगे और 50% हमारे बच्चे कोशिश करेंगे और पेरेंट्स गाइड करेंगे उनको, तो डेफिनेटली रिजल्ट आएगा और फाइनली हम होंगे कामयाब। थैंक यू। आज का ओरिएंटेशन यहीं पे समाप्त करते हैं एक छोटे से नोटिस के साथ। आपका बुक डिस्ट्रीब्यूशन है अभी। गार्जियंस जिन्होंने रजिस्ट्रेशन फी सबमिट किया है वो अकाउंट से क्लियरेंस लेते हुए बुक कंप्यूटर
साथ भी हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं कि स्कूलिंग के साथ आते आप इस प्रिपरेशन पे जाएंगे ना, नीट करना है तो उसमें जो बच्चा 12th के साथ देगा उसको भी हम ये कहते हैं कि दिसंबर तक आप 12th का पे फोकस कीजिए। जब यहाँ क्लास लेंगे तो आपका बोर्ड का जो है ना प्रिपरेशन NCERT वो पूरा इतना अच्छे से कवर हो जाएगा कि आपको उनकी लाइनों का डिकोडिंग करना आ जाएगा। प्रॉब्लम क्या है कि हम लोग थ्योरी में तो लिख के आ सकते हैं, वहाँ पे नहीं पूछता कि इसका क्या, वो टीचर भी क्लिक करके मार्क्स देता है, नहीं पता होगा तो आप लोग अच्छे से लिख भी पाएंगे। तो वही चीज़ है, तो आप कैरी ऑन कर सकते हैं और वेलकम है, रेजो समझते कुछ अच्छा करेगी। ठीक है, थैंक यू। किन्हीं को बता दे तो नहीं, हाँ ये बता सकते हैं, अभी बता सकते हैं। हमने स्टार्ट करने जा रहे हैं उसमें हमने ये रखा है कि हम आपको 11th और 12th दोनों के साथ जो 11th और हमारा जो कह सकते हैं प्योरली जो टारगेट बेस है, और नीट का एग्ज़ाम 5 मई को होने वाला है, इसके बाद सब और बच्चे आएंगे, फिर हम शिफ्ट कर देंगे। तब तक लगभग 15 अराउंड 20 दिन के आसपास रह रहे हैं, इतने दिन आप इनके साथ बैठिए और अपने फास्ट फॉरवर्ड होगा। अभी थोड़ा ये बेनिफिट है कि थोड़ा सा इनके साथ बैठेंगे तो थोड़ा सा ईजी रहेगा। तो हमने बस वही कि अभी एक बार टारगेट बेस को 11th और 12th दोनों के साथ हमने रखा है, जिसमें आपकी ये कह सकते हो कि हाँ थोड़ा सा 4 दिन आपको थोड़ा टाइम ज़्यादा देना पड़ेगा यहाँ पे, लेकिन जो टॉपिक अभी 20 दिन में जो हो पाएंगे, लगभग फिजिक्स केमिस्ट्री बायो एक चैप्टर होगा, तो वो आपका वहाँ जब बैठोगे तो वो बेनिफिट ही चलेगा कि हाँ मुझे ये आता है। ये प्लानिंग है टारगेट बेस के लिए। कल हमने बुलाया था इसलिए स्पेशली, लेकिन हम आपसे पर्सनली बात कर सकें, तो वो इसलिए बुलाया था कि आपको बताएं कि हम ऐसा प्लान कर दें आप लोगों के लिए। इसमें क्या है ना कि जो कॉन्फिडेंस है या फिर जो कह सकते हैं कि सक्सेस के रेट ज़्यादा बढ़ जाते हैं, वरना सिर्फ अकेले बैठोगे एज ए ड्रॉपर या एज ए टारगेट बेस, तो उसमें क्या होगा कि आप 3 घंटे पढ़े फिर आप फिर अपने क्वेश्चन लगाओ। ऐसे क्या होगा कि 11th दिन या 1 महीने में 6 टॉपिक 6 चैप्टर तैयार हो गए, तो ये तो अच्छा है ना कि हमारे लिए कि उस स्पीड फॉरवर्ड से बढ़िया कि यहाँ पे आपका सब कुछ अच्छा हो जाएगा, है ना। ठीक, तो उस टेस्ट को आप एक और अटेम्प्ट कर लीजिए, और कहीं ना कहीं आपको क्या हो जाएगा, टेस्ट में आप पहले से पढ़े हैं है ना, उसमें 11 का भी पार्ट रहता है, 12 का भी पार्ट रहेगा, ज़्यादा रहता है। एक टेस्ट दिए थे क्या? नहीं, हम 20% के भी आप कर सकते थे, लेकिन क्या होता है टेस्ट है और फिर उसके बाद आपको कहीं ना कहीं आप एडमिशन। देखो बेटा, आप भी जानते हो कोई भी फैकल्टी टीम है, सिस्टम इतना बड़ा है, हर चीज़ को चलाने के लिए कुछ ना कुछ तो नीड को होती है ना, तो उसके लिए बहुत सारे का जो यहाँ पढ़ेंगे तो नीट निकल जाएगा। बेटा मैं वही प्लान यहाँ पे भी फॉलो किए जाएंगे। कोटा में जो स्टडी मटेरियल यूज किया गया है वही स्टडी में होता है, टेस्ट का सिलेबस होता है, वही चीज़ यहाँ पे फॉलो की है, जो कि हम लोग पढ़ा रखे हैं रेजोनेंस के डिफरेंट सेंटर पे। सर थे आपको बेंगलोर सेंटर पे, मैं था हरियाणा में, सर थे कोटा में। प्रॉपर गाइडेंस मिलेगा, प्रॉपर लेक्चर मिलेगा, प्रॉपर स्टडी मटेरियल मिलेगा, डाउट सेशन मिलेगा, उस पर आप बिलीव कर सकते हो।